स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर संजय शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वेब सीरीज जो एमसीक्यूज पर चल रही है, आपके बेनिफिट के लिए टर्म 1 के एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं। उसी वेब सीरीज में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, राइट। बट एमसीक्यूज पर चलने से पहले इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डिलीटेड टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं उसमें द वेरी फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। द सेकंड वन, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। Third, conductors, semiconductors and insulators. And the fourth one is N and P type of semiconductors. That means जो imperfection in solids वाला पोर्शन है, उसके बाद का जो भी टॉपिक्स था वो बोर्ड ने आपके टर्म 1 के सिलेबस से हटा दिया, राइट। हालांकि ये एक नॉर्मल सी बात है कि एमसीक्यू किसी भी लाइन पर, किसी भी बुक की किसी भी लाइन पर फ्रेम किया जा सकता है, बट स्टिल हर एक चैप्टर में देयर आर सर्टेन पोर्शंस जो दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में द वेरी फर्स्ट वन इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, यानी जो पिछला हिस्सा है इस चैप्टर का, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। देन द सेकंड वन, डेंसिटी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। देन द थर्ड वन इज पैकेजिंग इन सॉलिड्स एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ वॉइड्स इन सॉलिड्स, राइट। यानी वॉइड्स का स्ट्रक्चर, उनका किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर और इस नंबर का जो पैकेजिंग है उससे कनेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। The very first question is, iodine molecules are held in a crystal by, right? पहला ऑप्शन आपके लिए लंदन फोर्सेस, सेकंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड फोर्थ कूलम्बिक फोर्सेस। ऑल्दो ये क्वेश्चन वैसे तो याद करने वाला है, आप लोग इसको याद कर लेते हैं, बट स्टिल आप देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल यानी I2। इस I2 को अगर देखेंगे तो दो आयोडीन एटम से मिलकर के बना है। इन आयोडीन एटम्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के जो चांसेस हैं वो 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये ऑप्शन एप्लीकेबल है ही नहीं यहाँ। सेकेंडली, दो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों न्यूट्रल है, यानी यहाँ पे आयंस नहीं है, और कूलम्बिक फोर्सेस कहाँ लगती हैं? बिटवीन द आयंस। तो सर्टेन सी बात है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्सेस आयंस के बीच में लगती हैं, यहाँ आयंस ही नहीं। थर्ड, जब हम केस देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का, तो डाइपोल के अंदर क्या सिचुएशन होती है? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज अगर है, दैट सिंपली मीन्स ये जो दो एटम्स एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स ये जो चार्जेस हैं ये भी यहां हमें दिखाई नहीं दे सकते। दैट सिंपली मीन्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी है दैट इज ऑफ लंदन फोर्सेस, जो आप जानते हैं, आपने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि ये
डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, वांडरवाल्स फोर्सेस का ही एक सब टाइप। तो इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये रियल सेंस में जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हैं उस पर बेस्ड है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जस्ट लाइक refractive index, right? It show different values on measuring along different directions in the same crystal, right? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी है, या आइसोट्रॉपी है, या एनआइसोट्रॉपी है, और चौथा ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एक क्रिस्टल के भीतर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर ऐसा आपको मिलता है तो एनआइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी, राइट? दैट सिंपली मीन्स क्रिस्टल्स के अंदर एक खास बात है, क्योंकि वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं, या एटम्स जो हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आपको देखने को मिलती है, या एनआइसोट्रॉपी आपको देखने को मिलती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज पर बेस्ड है। अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या दिखाई नहीं देता हमें, ऑप्शंस देख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड आइसोट्रोपिक नेचर, थर्ड एनआइसोट्रोपिक नेचर, एंड फोर्थ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हम नीचे से चलते हैं। अगर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है तो इट इज वेरी श्योर कि वहां पे डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, चाहे वो आयन की फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूट्रल एटम्स हो, उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट आपको क्रिस्टल में दिखाई देगा, ठीक है? अभी आप पढ़ के आए हैं क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी जो सेकंड क्वेश्चन में आपने पढ़ी थी, एनाइसोट्रोपिक नेचर। दैट मीन्स ये भी होगी वहां पर, और अगर ये होगी तो इसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोट्रोपिक नेचर, दिस विल नॉट बी देयर, ये वहां पे नहीं। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या नहीं दिखाते, आइसोट्रोपिक नेचर नहीं दिखाते। इन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको इसलिए कराया है कि आपको पता लग जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक? उनकी डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उनमें आइसोट्रोपिक नेचर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उनके अंदर आपको दिखाई दे, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है, राइट? और ये रियल सेंस में आपको ग्लिम्प्स देता है अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स, राइट? आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स से प्रॉपर्टीज को मैच करना है, और उसके बाद कोड्स जो दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल करने में ये जो ABCD आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये यहां पे लिखा हुआ है, और ये जो 1 2 3 4 है ये ऑप्शंस में लिखा हुआ है। तो आपको टाइप ऑफ सॉलिड्स दिए हुए हैं यहां ऊपर, और ऑप्शंस में दिए हुई है प्रॉपर्टीज। आपको अकॉर्डिंगली चीजों को पहचानना है, राइट? तो हम जैसे देखते हैं 1 बाई 1, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट टाइम में भी सॉल्व किया जा सकता है, और इसमें ज्यादा टाइम भी लगा सकता है। दोनों तरीके के काम हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम में देखने के लिए हम शुरुआत से चीजों को ना देख करके जो बातें हमें सॉलिड फॉर्म में पता होती हैं उनको हम लेकर के चलते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि अगर नेटवर्क सॉलिड्स जहां भी होंगे वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जायंट, ठीक है? दैट मीन्स ये जो बी है इसके लिए करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज 1। अब हम ये देख लेते हैं, ये बी का 1
किस किस ऑप्शन में है, दैट इज दीज टू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं ये तो हमारे लिए वैसे ही डिस्कार्ड कर दिए गए, ये एप्लीकेबल नहीं। अब हम बाकी करेक्टरिस्टिक्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। बाकी करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं तो हमें एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, मेटल्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या होता है मेटल्स? इज बेसिकली पॉजिटिव आयंस, जिनको आप कर्नेल्स कहते हैं। These kernels are surrounded by the sea of electrons, यानी ये जो C है इसका ऑप्शन 4 है। अब इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियर कट एक डिफरेंशिएशन मिल जाता है, एंड दैट इज C का ऑप्शन अगर हमें 4 देखना है तो वो इस ऑप्शन में, राइट? हालांकि इसमें भी है, लेकिन ये हमने जो डेफिनेट मैच लिया था उसकी वजह से डिस्कार्ड कर दिया था। दैट मीन्स बचे हुए ऑप्शंस में से सी करेक्ट ऑप्शन है। हम देख सकते हैं ए का जो मैच है दैट इज थर्ड। आयनिक सॉलिड्स में फ्री आयंस नहीं होते टू मूव इन द सॉलिड स्टेट। जब फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेट में जाते हैं तब वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कंडक्शन की, राइट? नेटवर्क सॉलिड्स में आपको बता ही चुका, जायंट मॉलिक्यूल्स होंगे 100%। मेटेलिक सॉलिड्स अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो, ये मेटल की डेफिनेशन उसकी रिजिडिटी पे डिपेंडेंट है। एंड द फोर्थ वन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये या तो वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे या सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे एट रूम टेम्परेचर। दैट मीन्स ये सी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डी का सेकंड, ये डी का सेकंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको हम जस्टिफाई कर चुके हैं, राइट? तो ये जो मैच वाले इतने बड़े सवाल होते हैं, इसमें आप कोड्स के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप 1 by 1 देखने की और सोचने की कोशिश करेंगे और बार बार मिलाएंगे तो यू कैन कंज्यूम मोर टाइम। और आप ये जानते हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 90 मिनट मिलने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप सर्टेनली अगर अपने टाइम को बचा के रखेंगे तो आपको फायदा, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन यूनिट सेल के बारे में आपको बताता है। यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स कितना पार्टिसिपेशन किसी एक यूनिट सेल में रखते हैं, ये सवाल पूछा है। हाउ मच पार्ट ऑफ एनी कॉर्नर एटम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल? 1/4, 1/6, 1/8 एंड 1/10, राइट? इस सवाल को समझने के लिए ये देखिए, ये फिगर को ध्यान से अगर आप देखें तो इस फिगर में यहां एक एटम लगा हुआ है और इस एटम के चारों तरफ जितनी यूनिट सेल होंगी आगे और पीछे मिला के, राइट, हर एक यूनिट सेल में उतना ही पार्ट इसका होगा। अगर हम देख लें तो आगे की तरफ हमें 4 क्यूब्स दिखाई दे रही हैं और पीछे की तरफ भी हमें 4 क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स ये जो एटम है, ये एटम इन पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो 8 यूनिट सेल्स का पोर्शन है, 8 यूनिट सेल्स का हिस्सा है। और ये एटम अगर 8 यूनिट सेल्स का हिस्सा है, दैट मीन्स हर एक यूनिट सेल में इसका 1/8 पार्ट हमको दिखाई देगा, राइट? तो ये विजुअलाइजेशन हमें रखना है। आप जिस समय सॉलिड स्टेट समझ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि सॉलिड स्टेट को जब आप समझ रहे हैं तो अपने रूम को एक सॉलिड की तरह से, एक क्यूब की तरह से एज्यूम करें, और एटम्स किस तरह से उसके कॉर्नर्स पे या बॉडी सेंटर पे या फेस सेंटर पे रखे हुए हैं, उसका एजम्पशन अगर आप करना शुरू करेंगे, विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से सॉलिड स्टेट को समझ सकते हैं, उसे ग्रिप कर सकते हैं, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ठीक है? मैंने जैसे बताया आपको कैसे विजुअलाइज करना है, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन इज, इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें ए एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और बी एटम्स जो हैं ये बॉडी सेंटर्स पे प्रेजेंट है,
राइट। तो इससे रिलेटेड जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या हो? आपके जो ऑप्शंस हैं दैट इज AB2 हो सकता है, या AB हो सकता है, या A2B हो सकता है, या AB3 हो सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो आइडिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये बहुत सिंपल से सवाल है कि जो ए एटम्स और बी एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इनका रेशो क्या है? जो इनका रेशो होगा एग्जैक्टली वही फॉर्मूला होगा कंपाउंड। तो हम जरा सा देख लेते हैं, अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो वो कैसा दिखाई देता है। इट इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर ये एक सिंगल एटम है, ठीक, जिसके बारे में लिखा है कि ये बी है, इट इज बी। और जो कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस कॉर्नर्स पे, इन कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं वो सारे के सारे ए हैं। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख करके आए हैं कि ए का कितना पार्ट, हर एक कॉर्नर पे कितना पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है यूनिट सेल में। अगर हम ए का देखेंगे तो टोटल 8 पोजीशंस पे ये प्रेजेंट है, और इसका 1/8 पार्ट जो है वो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है या प्रेजेंट है। दैट सिंपली मीन्स कि ए का एक एटम प्रेजेंट है इन द यूनिट सेल। राइट, क्लियर है ये बात? अब जब हम बी को देखते हैं तो बी में हमें दिखाई पड़ता है, बी अगर बॉडी सेंटर पे है तो सर्टेनली इसका भी एक ही एटम प्रेजेंट है विद इन द यूनिट सेल। तो ए और बी के बीच का जो रेशो है एक यूनिट सेल में, एक ये एटम है, एक ये एटम है। राइट, तो सर्टेनली कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी AB, एज सिंपल एज दैट। राइट, ओके। अब इसी तरीके के एक अगले सवाल पे चलते हैं। इस अगले क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बॉडी सेंटर्स, फेस सेंटर्स हैज बीन टेकन, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ना लेकर के फेस सेंटर्ड क्यूब ले लिया गया है, और कहा गया P atoms these are present at the corners and Q atoms at the face centers। इसको भी देख लेते हैं। जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज P3Q, सेकंड इज PQ3, थर्ड इज PQ4 एंड फोर्थ इज P4Q। राइट, अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक को देखेंगे तो हमें जो सिचुएशन दिखाई पड़ेगी वो कुछ ऐसी है। देखिए, ये P लगा हुआ है, राइट, ये P आपको दिखाई दे रहा है, और जैसे ये एक फेस पे Q लगा हुआ है, ये इट इज Q। ऐसा Q वास्तव में अगर आप देखेंगे तो 6 फेसेस पे है, क्यूब है, तो सर्टेन सी बात है ये 4, ये 5 और ये आगे वाला 6, ये 6 क्यूब्स हैं, ये 6 फेसेस हैं जिनपे एक एक एटम प्रेजेंट है। राइट, दैट सिंपली मीन्स अगर आप देखेंगे तो P, तो हमने जैसे पहले निकाला था 8 एटम्स 8 कॉर्नर पे हैं, और 1/8 पार्ट इनका यूनिट सेल में है, दैट मीन्स 1। और जब हम Q को देखते हैं तो Q की जो सिचुएशन है वो कैसी है? एक फेस पर अगर आप देखेंगे तो 2 ही यूनिट सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। दैट मीन्स जो Q है इसका हाफ पोर्शन एक यूनिट सेल के अंदर रहेगा। दैट सिंपली मीन्स अगर 6 फेसेस हैं, राइट, तो यहां जो सिचुएशन आएगी दैट इज 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं अगर आप देखेंगे, और हर एक में अगर हाफ एटम यूनिट सेल के अंदर है तो 3 एटम्स वहां पर आपको दिखाई देते हैं। राइट, दैट मीन्स P और Q का जो रेशो यहां पर आ रहा है दैट इज 1:3।
अगर 1:3 आ रहा है P और Q का रेशियो, तो सर्टेन सी बात है द आंसर इज PQ3, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर्स को कंसीडर कीजिए। दो फिगर्स आपको दिखाई गई हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2, राइट। एंड द क्वेश्चन इज, इन फिगर्स में जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? किसी भी एटम को आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ इसको सेलेक्ट किया गया है या यहाँ इसको सेलेक्ट किया गया है, राइट। और इसको टच करने वाले एटम्स कितने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो टच करने वाले एटम्स हैं दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। यानी फिगर 2 में जो टच करने वाले एटम्स हैं वो 4 हैं। लाइकवाइज यहां जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दैट मीन्स फिगर 1 में जो टच करने वाले एटम्स हैं दैट इज 6। जो टच करने वाले एटम्स हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है 4 एंड 6। फिगर 1 के लिए 4, दैट मीन्स ये ऑप्शन सही नहीं है। Second is 6 and 4. This option is certainly correct. Third is 8 and 4. कोई मतलब नहीं है. And the fourth one is 6 and 8. कोई मतलब नहीं है. Right? तो हल्का सा अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया है तो ये सवाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं. ठीक है? Now we move on to the next question. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए। यहां मैं 3 बातें आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पर एटम इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, राइट। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स का नंबर पर एटम इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, ठीक। आपके ऑप्शन है 1, 3, 2 एंड 4, राइट। यहां पे ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पर एटम पूछ रहा है। अगर एटम एक है तो ध्यान रखिए, अगर एटम एक है ऑलवेज रिमेंबर जो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स होंगे वो भी 1 ही होंगे। यानी जितना एटम्स का नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल बाइट्स का नंबर भी उतना ही होता है। टेट्राहेड्रल बाइट्स की अगर बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का जो नंबर है ये डबल हो जाता है, राइट। तो यहां अगर एक एटम है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे 2। और अगर हम ट्राइगोनल बॉन्ड्स की बात करेंगे, द सिंपलेस्ट कैटेगरी, तो वहां जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर एटम्स का नंबर 1 है तो ऑक्टोहेड्रल बॉन्ड्स का नंबर 1 है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का नंबर 2 है और ट्राइगोनल बॉन्ड्स का नंबर 8 है, राइट। इस पर्टिकुलर फैक्ट से, ये जो आपको मैंने बताया है, इससे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहां आपको फॉर्मूला निकालना होता है, राइट। और फॉर्मूला निकालने में रियल सेंस में आपको ये कहा जाता है कि इस तरह का पर्टिकुलर क्लोज स्ट्रक्चर है, पैकिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें रियल सेंस में ए एटम जो है वो कॉर्नर्स पे हैं और बी एटम्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं या आधे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में है या 1/4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में है एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा मैंने आपको बताया, which set of characteristics are correct about zinc sulfide crystal? जिंक सल्फाइड क्रिस्टल आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर 4:4 का कोऑर्डिनेशन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। जिंक और सल्फाइड आयन दोनों पर +2 का चार्ज होता है। आपके ऑप्शंस ये आपको बता रहा है। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP,
Zn2+ ions are present in the alternate tetrahedral voids, right? दूसरा, coordination number 6:6, hexagonal close packing, zinc ions are present in the tetrahedral voids, right? तो जैसा मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6:6 होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन एप्लीकेबल है ही नहीं। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नहीं होती, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, अगेन जो फोर्थ ऑप्शन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिंक आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी आपके सामने दो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको सिंपली पता करना है कि जो जिंक आयंस हैं वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे या सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे, सिर्फ इतना सा आपको देखना है। अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, देखिए, जैसा मैंने बताया, जो फॉर्मूला है दैट इज ZnS, जो चार्ज है दैट इज 2+ एंड 2-, चार्जेस इनके सेम है, ठीक। ये अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और ये अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ये अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो एक यूनिट सेल में एक एटम हो गया, ठीक, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 2, एटम हो गया 1, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 2, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर 2 हो गए तो सर्टेन सी बात है दोनों में से कोई एक ही तो जिंक आयन को रख पाएगा। दैट सिंपली मीन्स अगर ZnS फॉर्मूले को आप देखते हो तो उसके हिसाब से हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जिंक आयंस प्रेजेंट होंगे। दैट सिंपली मीन्स ये जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको यहां पर दो बातें पता चली। पहला, जिंक सल्फाइड जो क्रिस्टल होता है इसकी एक समरी पता लग गई, ठीक। 4:4 का कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, राइट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, और जिंक आयंस जो हैं these are present in the alternate tetrahedral voids, ठीक। ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स इसमें एम्प्टी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको पता लगी कि ये फॉर्मूला कैसे कनेक्टेड है वॉइड्स, तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। अगला सवाल भी इसी तरह की चीजों से कनेक्टेड है। ये देखिए, जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये जो छोटे वाले आयंस दिखाई दे रहे हैं, यानी दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। जैसे 4:4 का कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बोला, तो ये देखिए, ये जो है 1, 2, 3 और 4, इन 4 सल्फाइड आयन से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसे देखेंगे तो यहां भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये भी 4 सल्फाइड आयन से जुड़ा हुआ है, राइट। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, तो वैसे मिलता जुलता है, सिर्फ पूछने का ढंग बदला है। तो ये, क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर कि किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर कितने तरह से सवाल पूछा जा सकता है, उस चीज को अगर हम देखते हैं तो सेम टाइप का रिलेशन है, सिर्फ पूछने का ढंग चेंज हुआ है। देखिए,
एक कंपाउंड है, इट इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A। एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन C है और एनायन A है। जो एनायंस हैं ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लैटिस में बंद हैं, राइट। और जो कैटायंस हैं ये 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। ऑप्शंस जो आपको दिया हुआ है, द वेरी फर्स्ट वन इज C3A2, सेकंड वन इज C3A4, थर्ड वन इज C4A3 एंड फोर्थ वन इज C2A3, राइट। सिंपल सी चीज है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर एटम का नंबर 1 है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अब यहां ये कह रहा है कि एनायंस जो हैं, अगर आप इनकी बात करेंगे तो एनायंस ने तो कॉर्नर्स या लैटिस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अपनी ऑब्जर्व कर रखी है, और जो कैटायंस हैं ये ऑक्टोहेड्रल वॉइड के 75% ऑक्यूपेंसी रखते हैं, यानी 100 में से 75% octahedral voids are occupied by them, right। तो अगर हम देखें और ऐसा माने कि जो C है अगर ये 1 है, तो जो ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स के अंदर कैटायंस है वो कितना हो गया, 0.75, यानी 75% ऑक्यूपेंसी, ठीक, क्योंकि 1:1 के रेशियो में इनको आना था। तो इन फॉर्मूले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फॉर्मूले में अगर आप देखें, कैटायन था C और एनायन था A, राइट। तो जो कैटायन था वो कैटायन यानी C 0.75 और एनायन यानी A 1, इस रेशियो में जहां पे सिचुएशन होगी वो आंसर करेक्ट होगा, C 0.75। अगर आप ऑप्शन 1 देखते हैं तो C 1 से ज्यादा है, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन C देखते हैं, C 1 से ज्यादा है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D। ऑप्शन B और D में बहुत सिंपल सा फर्क आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो आपको दिखाई देगा दैट इज 2:3 का अगर रेशियो है, 2:3 का रेशियो अगर होगा तो यहाँ पर आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा 33% का डिफरेंस, यानी ये 25% का डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन हो सकता है दैट इज दिस वन, जहां C3A4 आपको दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो रेशियोज दिए हुए हैं, ये रेशियो का अगर आपको अंदाजा है तो आप ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। और इसी का एक बदली हुई फॉर्म आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, जहां पे रियल सेंस में परसेंटेज पूछ ली है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला निकालने को बोला था, यहां फॉर्मूला निकालने को नहीं बोल रहा है, फॉर्मूला दिया हुआ है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। जो फॉर्मूला दिया हुआ है ऑक्साइड का, उसके अंदर ये पहला कैटायन है, ये दूसरा कैटायन, और ये ऑक्साइड आयन है। 3 चीजें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। इन 3 चीजों को जब देखते हैं तो उसने बोला जो ऑक्साइड आयन है यानी ऑक्सीजन है, ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है, राइट। जो कैटायन X है, these are present in tetrahedral voids,
और कैटायन Y जो है दीज आर प्रेजेंटेड ऑक्टोहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूला दिया है यानी जो रेशो दिया है दैट इज XY2O4, ये आपको रेशो दिया, राइट। यानी ऑक्सीजन अगर 4 है तो उसके कंपैरिजन में Y 2 है और X 1 है। अब अगर हम एटम, ऑक्टोहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशो देखते हैं, आपको पता है 1, 1 और 2 ये रेशो होता है। ठीक है, यहां ये दिया हुआ है कि जो एटम है ये ऑक्सीजन है, ठीक, अगर ये 4 है, ठीक। दूसरी चीज दी हुई जो कैटायंस हैं Y, ये ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स में अगर Y प्रेजेंट है और इसका नंबर 2 दिया हुआ है तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, कैटायंस X जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है और इसका नंबर 1 दिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या सिचुएशन होनी चाहिए, अगर 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, हम ये कह रहे हैं कि सपोज करिए सारा ऑक्यूपाई हो जाता है, तो 4 एटम्स अगर ऑक्सीजन के हैं तो 4 ही Y के होने चाहिए थे अगर सारे ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते, और 8 एटम्स जो हैं ये होने चाहिए थे X के अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते, राइट। अब इस चीज को ऑप्शन से हम मिला करके देखते हैं। ऑप्शन पहला है 25%, दूसरा है 50%, तीसरा 12.5% एंड द फोर्थ वन इज 75%। यहां देखिए एक एटम प्रेजेंट है, 8% होने चाहिए थे जो X के बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है, यानी 1/8 जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और 100 का 1/8 कितना होता है, 25% का भी आधा, दैट मीन्स 12.5%। तो ये सवाल भी अगर आप इस तरह से रेशियो निकालना जानते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप इजीली ओरली कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पढ़ने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो याद है तो आप इजीली कोरिलेट करके यहां आंसर निकाल सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बीसीसी लैटिस सेल है, इसके अंदर वैकेंट स्पेस कितना होगा, यानी कितनी पैकिंग हो चुकी होगी, दैट मीन्स एटम्स कितने होंगे और कितना वैकेंट स्पेस होगा। जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज 26%, 48%, 68% एंड 32%, राइट। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, राइट। और इसमें अगर आप देखेंगे जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज 68%। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है। 68% पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम है और एक सेंटर में। ठीक, तो जो वैकेंट स्पेस है वो कितना होगा, 100 माइनस 68, दैट इज 32%, राइट। दैट सिंपली मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा याद दिलाने में आपकी हेल्प करेगा ये, राइट। तीनों तरह के यूनिट सेल्स दी हुई हैं, ये एफसीसी दिया हुआ है, ये बीसीसी दिया हुआ है और ये सिंपल सेल है,
सिंपल यूनिट सेल है। तीनों तरह की यूनिट सेल्स दी हुई है और यहां पर जो दिया हुआ है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दैट सेंस कि ये जो रेडियस है ये आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, राइट। तो इस मैचिंग क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे जो कोड्स गिवन है उन कोड्स से आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंप्लीफाइड वे में, तो मुझे जो समझ में आता है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो रेडियस है दैट इज दिस वन, मुझे तो ये याद रहता है। अब अगर आप कोड्स देखेंगे यानी बी का फर्स्ट, ये 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में बी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लिहाज से देखेंगे तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंस्टेड ऑफ चेकिंग और लुकिंग फॉर ऑल द कोड्स, आपने सिंपली एक कोड से चीज को पकड़ लिया, जो सबसे डिफिकल्ट था वो आपको याद रखना है। अदरवाइज अगर आप सिंप्लीफाइड देखोगे तो जो प्रिमिटिव सेल होती है, जो नॉर्मल यूनिट सेल होती है, वो इस तरीके से कनेक्टेड है, यानी सी का 2 ऑप्शन और जो मैचिंग है उसमें फिर बचता है ए का 2, ठीक है, सॉरी ए का 3 बचता है। दैट सिंपली मीन्स ये जो आपको कोडिंग दिखाई दे रही है इट इज द करेक्ट कोड, राइट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ए इज द एज लेंथ, ए यहां पर एज लेंथ है a अपॉन 2√2। सेकेंड, अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखते हैं तो √3/4 इंटू ए, और अगर आप सिंपल यूनिट सेल के लिए देखते हैं तो इट इज a/2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद अ यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो पहली चीज बीसीसी है। बीसीसी में जो यूनिट सेल एज है यानी जो ए की वैल्यू है दैट इज 4.29 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, यह आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप रेडियस को देखेंगे तो वैसे बहुत आसान है। मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला है, √3/4 इंटू 4.29 एंगस्ट्रॉम, राइट। इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर ये दिखाया हुआ है, अगर आप देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक मेटल है, हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर एंड जो एज लेंथ है इसकी यूनिट सेल की यानी ए जो है दैट इज 3.04 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना होगा। आप जानते हैं कि यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है वो आप ए क्यूब से निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो 2 फोल्ड है। पहला तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरा आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻21, सेकेंड इज 2.81 into 10⁻⁻23, third is 6.02 into 10⁻⁻23, and the fourth one is 6.6 into 10⁻⁻24, right? तो सिंप्लीफाइड वे में हम ये जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर में जो कनेक्टिविटी है दैट इज ऑफ 10⁻⁻8, राइट। तो जब आप इस कनेक्टिविटी को देखते हैं दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर 3.04 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब कर लेते हैं तो आंसर आपका आ जाता है, राइट।
सिंपल सा काम आपको करना है, तो आप होपफुली इसका आंसर निकाल देंगे। टाइम सेव करने के लिए मैं लास्ट तक कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, और इसीलिए आंसर भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में भी, कैलकुलेशन में भी आंसर आपके ऊपर छोड़ा था। आंसर सर्टेनली निकल आएगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब इससे आगे के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो सर्टेनली जो डेंसिटी फार्मूला जो मैंने आपको बताया था उस पर बेस्ड है। अगर आपको डेंसिटी फार्मूला याद है तो आप देख सकते हैं, राइट। जो डेंसिटी फार्मूला होता है दैट इज D इक्वल्स टू mz अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू AQ, यानी D इक्वल्स टू mz अपॉन Na इंटू AQ। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के यूसेज न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होते हैं, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हालांकि डायरेक्टली इस फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड जरूर है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला 3.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, दूसरा 9.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, तीसरा 6.41 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, एंड फोर्थ इज 12.08 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखते हैं, एक क्रिस्टल है जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, राइट। इसके अंदर जो एक सेल एज यानी ए है उसकी वैल्यू 444 पिकोमीटर्स है। माइंडेड पिकोमीटर्स है तो पिकोमीटर्स को आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। डेंसिटी जो है दैट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो आपसे पूछ रहा है इसके 404 ग्राम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी, राइट। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एज सच अगर आप देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर समझें, अगर हम यूनिट सेल की वॉल्यूम जानते हैं, यूनिट सेल की वॉल्यूम जानते हैं, और हमें ये पता है कि 404 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, तो इन दोनों के रेशियो से हम बड़ी आसानी से नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम जो सेल एज है ए है उसकी हेल्प से हमें निकालना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ए का क्यूब अगर आप कर देंगे तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल आएगा, और ए का क्यूब कितना होगा, अगर पिकोमीटर को आप देखेंगे सेंटीमीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो 444 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 इसका होल क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम, राइट। अब आप दूसरी बात जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी अगर 404 ग्राम का वॉल्यूम हमें निकालना है, डेंसिटी हमें दी हुई है, ये दो चीज हमें दी हुई है, डेंसिटी मालूम है, मास मालूम है, वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो सर्टेन सी बात है ये निकाला जा सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल निकाला जा सकता है। दैट सिंपली मीन्स के मास, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, राइट। मास दिया हुआ है 404 ग्राम और डेंसिटी 7.2 ठीक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमारा वॉल्यूम निकल आएगा, और अगर अब टोटल वॉल्यूम निकल आया और एक सेल का वॉल्यूम हमें पता है, तो हम सीधे तरीके से जो टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल अगर ये रखेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है ये हमको पता चल जाए, राइट।
तो इसको कैलकुलेट करिएगा, सर्टेनली आंसर विल बी देयर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दिखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लिए हुए है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, अगेन यूनिट सेल कैलकुलेट करा रहा है, इन द लैटिस क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl के लैटिस क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे उसके 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम मास हम ले रहे हैं तो कितने यूनिट सेल्स होंगे, ये आपसे पूछा है, राइट। अब सवाल के अंदर देखिए तो कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ये जरूर दिया हुआ है कि M क्या होता है। मैंने आपको वो फॉर्मूला जो बताया था उसमें देखिए मोलर मास निकल आएगा इससे, राइट, पहली चीज। दूसरा, ये मास दिया हुआ है, ठीक है। NaCl कैसा क्रिस्टल होता है ये हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं और आपको पता भी होना चाहिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो अगर हम यहाँ पर, वहां तो हमने वॉल्यूम निकाला था, यहाँ पर अगर मास यूनिट सेल का निकाल लें तो शायद सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शंस आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। फर्स्ट ऑप्शन इज 2.57 into 10 raised to the power 21, right? Second option is 5.14 into 10 raised to the power 21. Third option is 1.28 into 10 raised to the power 21. And the fourth one is 1.71 into 10 raised to the power 21. ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो काम आपने करना है दैट इज मास ऑफ 1 यूनिट सेल, यानी M अगर आप देखते हैं तो दिस इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो ये जो मास है अगर इसे आप देखेंगे तो दिस इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, यहां पर जो गिवन नहीं है अभी हम A क्यूब ही लेकर के चलते हैं, और डेंसिटी क्या होता है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, M इंटू Z अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये देखिए A क्यूब से A क्यूब कट गया, यानी टोटल जो आपको निकालना है दैट इज मोलर मास इंटू Z अपॉन Na, राइट। मोलर मास इससे निकल आएगा, Z NaCl क्रिस्टल की यूनिट सेल के लिए कांस्टेंट होता है, और Na आप जानते ही हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, राइट। तो ये तीनों अगर आप वैल्यूज रख देंगे तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकल आएगा, ठीक। अगर 1 यूनिट सेल का मास निकल आया तो 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे, यहाँ यूनिटरी मेथड लगेगा सिंप्लीफाइड वे में। व्हेन यू नो द मास ऑफ 1 यूनिट सेल, तो अगर आप 1 अपॉन M करेंगे, ये जो M आपने निकाला है, तो सर्टेनली यू विल गेट द आंसर, राइट। सिंपल सा सवाल है। तो जो पहला सवाल आपने देखा था अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पे डायरेक्ट वॉल्यूम से कनेक्टिविटी थी। ये जो दूसरा क्वेश्चन है यहां मास से कनेक्टिविटी। अब जो तीसरा क्वेश्चन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अगर उसे हम देखेंगे, राइट, लेट अस सी। इस क्वेश्चन में जो कनेक्टिविटी है दैट इज हमें सारे डायमेंशंस गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट सेल कौन सी है। अगर आप सवाल को पढ़ें, द क्वेश्चन इज द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका मोलर मास 27 ग्राम पर मोल है, इट हैज एन एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर्स। इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो कौन सी है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है वो फेस सेंटर्ड है, या बॉडी सेंटर्ड है, या प्रिमिटिव है, या
एज या फेस एज सेंटर्ड है, इन चारों में से कौन सी है? तो आपको बेसिकली अगर सारे पैरामीटर्स गिवन है, देखिए d इक्वल्स टू mz अपॉन na इंटू aq, ये फार्मूला था। आप यूनिट सेल को किससे पहचानते थे? इससे पहचानते। अगर आप z की वैल्यू निकाल लेंगे तो यूनिट सेल आपको पहचान में आ जाएगी। m आपको गिवन है मोलर मास 27, डेंसिटी आपको गिवन है 2.7 और एज लेंथ यानी ए आपको गिवन है 405 पिकोमीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 405 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें आपको गिवन है, ये आपको पता है, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो सिंपली फॉर्मूले में रखना है और रखने के बाद z की वैल्यू निकाल लेनी है। जो z की वैल्यू आएगी उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह का यूनिट सेल है। अगर z की वैल्यू 4 आती है, ठीक, तो सर्टेनली ये है। अगर z की वैल्यू 2 आती है तो सर्टेनली ये है। आप जानते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जब हम बात करते हैं तो टोटल 4 एटम्स होते हैं, ये वही एटम्स की वैल्यू है। अगर बॉडी सेंटर्ड में देखते हैं तो टोटल 2 एटम्स होते हैं, ये वही वैल्यू है। अगर एक आती है तो प्रिमिटिव, राइट? अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है ये फिर मैचिंग टाइप का है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में रियल सेंस में डिफेक्ट्स आर गिवन और उनके एग्जाम्पल्स से आपको मैचिंग करनी है, राइट? वही कोड्स के थ्रू आपको आंसर बताना है, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो जब इन ऑप्शंस में देखेंगे तो एक जगह आपको ये इम्प्योरिटी दिखाई देगी, NaCl में स्ट्रॉन्शियम आ गया। स्ट्रॉन्शियम इज द इम्प्योरिटी, दैट मीन्स ए का जो मैच है दैट इज थर्ड। तो जिन भी ऑप्शंस में ए का मैच थर्ड है वो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। दैट सिंपली मीन्स सी और डी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये दोनों आंसर एप्लीकेबल नहीं है। आपके सामने 2 ऑप्शंस आ गए। अब दूसरा देखते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट कब होगा? जब या तो किसी क्रिस्टल में मेटल मिलाई जाए और या फिर उसकी जो एनायनिक साइट्स हैं वहां से एनायन गायब हो जाए। भाई एक बहुत सिंपल सी बात है, मेटल को ज्यादा होना है या तो उसमें मेटल आपको मिलानी पड़ेगी, यानी पॉजिटिव पार्ट आपको मिलाना पड़ेगा, या फिर जो निगेटिव पार्ट है उसको कम करना पड़ेगा। निगेटिव पार्ट अगर कम करेंगे तो वहां पे सर्टेन सी बात है कि होल्स क्रिएट होंगे और जो होल्स या वैकेंट पोजीशंस क्रिएट होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाए, यानी एफ सेंटर्स बन जाए। दैट सिंपली मीन्स कि जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है इट इज कनेक्टेड विद 1। तो इन दोनों में जो ए और बी है, इसमें जिसमें बी का आंसर 1 दिया हुआ है दैट इज सपोज टू बी द करेक्ट आंसर। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये रिलेटेड है इस पर्टिकुलर सेकंड कॉलम के सेकंड पॉइंट से, FeO विद Fe3+। FeO में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो Fe2+ होगा क्योंकि ऑक्साइड आयन है, 2-, राइट? साथ में अगर Fe3+ मिल रहा है दैट मीन्स कि Fe2+ की इसके अंदर कमी है, और Fe2+ की इसके अंदर अगर कमी है तो वहां पे मेटल की डेफिशिएंसी बोली जाएगी। दैट सिंपली मीन्स कि अगर आप 3 डिफेक्ट देखते हो तो तीनों अपने नाम से पहचाने जा रहे हैं। एक इम्प्योरिटी मिलाने से रिलेटेड है, दूसरा मेटल की एक्सिस से रिलेटेड है, यानी मेटल की क्वांटिटी बढ़ गई, चाहे वो एनायन हटाने से बढ़े क्योंकि मेटल कैटायन होता है, चाहे मेटल आपने डाल।
और तीसरा काम हुआ मेटल की डेफिशिएंसी, यानी जो मेटल होनी चाहिए थी या जो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी वो ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर के दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, राइट। तो ये तीनों कंडीशंस नाम से पहचानी जा रही, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग वाला ही सवाल है जैसे पहला था, राइट। लेकिन इसको मैंने इन पर्टिकुलर चूज किया है जिससे कि हल्का सा डिफेक्ट्स की डेफिनेशंस ब्रॉडली हमारे हाथ में आ जाए, राइट। आप देख सकते हैं सिंपल डिफेक्ट्स जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं और फ्रैंकल्स एंड शॉर्टकीज डिफेक्ट जो कि आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, उनकी डेफिनेशंस को कोरिलेट किया है, राइट। आप देख सकते हैं इस सिचुएशन को, सिंपल सी सिचुएशन है। जो पहले दो डिफेक्ट्स हैं ये सिंपल डिफेक्ट्स हैं, दैट मींस नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होंगे। जो चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक नॉन आयनिक कंपाउंड्स का ऑप्शन ये है, दूसरा ये। अगर आपको ये याद है कि डेंसिटी से क्या रिलेशन है इन सिंपल इफेक्ट्स का, तो आपको आंसर आसानी से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट में क्योंकि एटम्स सॉलिड से मूव कर जाएंगे तो सर्टेन सी बात है वहां डेंसिटी डिक्रीज करेगी, दैट मींस ए का मैच है 3, राइट। ए का जो मैच है 3 ये दो ऑप्शंस में है ए और सी, और दोनों के ही अंदर जो बी का मैच दिया हुआ है दैट इज 1, फाइन। दैट मीन्स अब इन दोनों के बारे में हमें जितनी नॉलेज है उससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, राइट। अब इन दोनों में आपको जो ध्यान रखना है, दोनों के दोनों आयनिक सॉलिड्स में होते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने जो ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकीज डिफेक्ट है इट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू वैकेंसी डिफेक्ट, यानी इसके अंदर जो सिचुएशन है वो कैसी होती है, इसमें भी डेंसिटी डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस इक्वल नंबर दोनों का, ये रियल सेंस में रिमूव होते हैं फ्रॉम द सॉलिड, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस मूव करें, दैट मींस डी का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकंड, और डी का करेक्ट ऑप्शन सेकंड सिर्फ ए में दिया हुआ है, राइट, आउट ऑफ दीज टू, दैट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फ्रैंकल्स डिफेक्ट के लिए याद रखेंगे ये उन आयनिक सॉलिड्स में हो रहा है जहां पे डेंसिटी सेम है, राइट। तो ये डेफिनेशन से एक्सपोजर के लिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the two properties of solids are illustrated in figure A and B figure? ठीक है, दोनों फिगर्स को देख लेते हैं। फिगर देखते ही यहां आइडेंटिफाई हो जाता है NaCl क्रिस्टल में अगर स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज रिलेटेड टू इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है, और ये तो बहुत नोन फिगर है। इसके अंदर आपको एफ सेंटर ये दिखाई दे रहा है, कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है एक जगह, तो ये एफ सेंटर की फिगर है, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है यही हमको करेक्ट दिख रहा है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है और ये एफ सेंटर है, राइट। बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ये इस पहले वाले का उल्टा है, कोई मतलब नहीं है। थर्ड, यहाँ पे एफ सेंटर की बात ही नहीं किया और यहाँ भी एफ सेंटर की बात नहीं किया, दैट मीन्स definitely first option is correct. Now we move on to the next question. Schottky's defect is observed in crystals. Schottky's defect crystals में कब ऑब्जर्व होगा ये मैं आपको बता चुका हूं, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल से निकल जाएंगे उस समय पर ऑब्जर्व होगा। देखें ये वाली बात कौन से ऑप्शन में लिखी है। पहला ऑप्शन है सम कैटायंस मूव फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स टू इंटरस्टिशियल साइड्स, नहीं हो सकता। दूसरा है
इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। ये वाला ऑप्शन सर्टेनली करेक्ट है। ठीक, बाकी दोनों ऑप्शन भी देख सकते हैं। सम लैटिस साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एफ सेंटर की बात कर रहा है। सम इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन लैटिस, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर रहा है, राइट। सो फॉर दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे अगला जो सवाल है न्यूमेरिकल है, कॉमन न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा डिफरेंट मोड लिए हुए होता है, दिखने में बहुत बड़ा सा दिख रहा है। वो कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज NiO98O। ठीक है, दैट मीन्स जो निकल 100% होना चाहिए था वो 98% है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अगर मेटल डेफिशिएंसी नहीं होती तो फॉर्मूला होता है Ni। The crystal contains Ni2 plus and Ni3 plus ions। दो आयंस, एक पे +2 चार्ज, एक पे +3 चार्ज, ये दो आयंस प्रेजेंट है। The fraction of nickel existing as Ni2 plus ion in the crystal is। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस क्या गिवन है, 0.04, 0.32, 0.96 एंड 0.52। अगर ऐसे ऑप्शंस गिवन है तो सर्टेनली मैं बिना कैलकुलेशन के 0.96 मार्क करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेजर आयन है जो प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। आपको कंपाउंड अगर देख करके समझ में आ रहा हो तो ऐसी सी सिचुएशन है, Ni2+ होना चाहिए था, उसकी जगह Ni3+ आ गया। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना एक जरूरी फैक्टर होता है, वो तो मेंटेन्ड है, लेकिन उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, तो इसकी कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है तो सर्टेन सी बात है ये 2:3 के रेशियो में है चार्ज, तो मेनली ये चार्ज से रिलेटेड है, जिस वजह से Ni2+ आयन की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो, राइट। तो अगर वो फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ आयन पूछ रहा है और इतने दूर दूर के ऑप्शन दे रहा है तो सर्टेन सी बात है, कोई सस्पिशन ही नहीं है कि 0.96 ऑप्शन है। मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आती या मुझे पूरा सॉल्व कब करना पड़ता, जब मुझे ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं 0.92, 0.94, 0.96 एंड 0.9। ऐसे ऑप्शंस अगर मिलते थे तो मुझे प्रॉब्लम आती, और उस पर्टिकुलर केस में मैं किस तरह से सॉल्व करता, मैं इस तरह से देखिए लेकर के चलता। सपोज Ni2+ इसकी क्वांटिटी x है, राइट। तो Ni3+ की क्वांटिटी कितनी होगी, 0.98 टोटल है, तो 0.98 माइनस x, ये क्वांटिटी हो गई Ni3+ की। अब अगर हम चार्ज देखें तो टोटल चार्ज अगर दोनों का अगर हम देखें तो 2 into x plus 3 into 0.98 minus x, ठीक है, is equals to 2x plus 2.94 minus 3x, ये आ जाता है। ठीक, या हम इसको बोल सकते हैं 2.94 माइनस x, ये टोटल चार्ज है, राइट। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है, यानी अगर इधर निकल की तरफ +2 का चार्ज है तो इधर -2 का चार्ज है। दैट मीन्स ये जो चार्ज हमारा आया है ये चार्ज बैलेंस होना चाहिए 2 से, जो ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज होता है। दैट सिंपली मीन्स जो निकल के ऊपर चार्ज है दिस इक्वल्स टू जो ऑक्साइड आयन पे चार्ज है, दैट इज दिस वन, विच इक्वल्स टू, अगर हम बोलेंगे तो x की वैल्यू यहां पर हमें बता देगा, विच कम्स एज 0.94। अब ये वो फ्रैक्शन नहीं है, अब ये क्वांटिटी है, x की वैल्यू क्वांटिटी है, इट इज नॉट द फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ निकल आयंस कितना है, 0.9 है, जिसमें से
जो निकल Ni2+ का फ्रैक्शन है या क्वांटिटी है दैट इज 0.94। तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना होगा, 0.94 अपॉन 0.98 करना। तब हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन पता लगेगा जिसकी वैल्यू 0.96 आएगी, जो कि यहाँ ऑप्शन में हमें दिखाई दे। राइट, तो होप समझ में आया होगा ये चार्ज बैलेंस करके किस तरह से काम करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ऐसे कंपाउंड की बात की जा रही है जो फ्रैंकल और शॉर्टकीज डिफेक्ट दोनों दिखा सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर पहला ही ऑप्शन है AgBr। राइट, रीजन अभी बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है CaCl, तीसरा KBr, चौथा जिंक सल्फाइड। ध्यान रखना है आपने AgBr का जो रेडियस रेशियो है, ये रेडियस रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है और AgBr का जो रेडियस रेशियो है ये ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। राइट, मीडियोकर सी वैल्यू रखता है, इस वजह से ये दोनों तरीके के इफेक्ट्स दिखाता है। उन केसेस में, ये जो बाकी केसेस में अगर आप देखेंगे तो रेडियस रेशियो की जो सिचुएशन है वो किसी एक्सट्रीम पे है, या तो बहुत ही स्मॉल है या बहुत ही लार्ज है। उस पर्टिकुलर केस में आपको जो दिखाई पड़ेगा दैट इज कि वहां पे एक ही तरह का इफेक्ट दिखाई देगा, जहां रेडियस रेशियो इन पर्टिकुलर ना तो बहुत स्मॉल हो, ठीक, और ना ही बहुत लार्ज। अगर ऐसी सिचुएशन है, मीडियोकर सा रेडियस रेशियो है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको दोनों तरीके के इफेक्ट दिखाने वाला कंपाउंड मिलेगा और ये खूबी AgBr में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, चलिए अब उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते थे, बोर्ड में नहीं आते थे, लेकिन अब बोर्ड में अच्छे खासे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। राइट, असर्शन रीजन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना है आपने कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, assertion is covalent solid में atoms are held very strongly। कोवेलेंट सॉलिड में जो एटम्स होते हैं बहुत स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं, और जो रीजन है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रांग एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। राइट, हमेशा इस तरह के ऑप्शंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं, वो चार ऑप्शंस सेम होंगे, ठीक। तो 26 to 30 ऑप्शन सेम होंगे, क्वेश्चन चेंज होगा। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ओके, यानी करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड, assertion is correct but reason is incorrect, and fourth, assertion is incorrect but reason is correct। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं दीज आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से एसोसिएटेड है। राइट, बट जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पर इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। ये आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग से भी पता होगा, यानी जब आपने बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ी है तब भी आपको पता होगा। यहाँ हल्की सी एक पेंच घुमाया गया क्वेश्चन में। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, नो डाउट इन इट, एंड नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। आयनिक bonds are non-directional, non-specific,
while covalent bonds are specific and directional. Right? तो यहाँ पर reason wrong है, assertion is correct. That means option C is correct for this particular question. Right? अब हम चलते हैं क्वेश्चन 27. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. ठीक, एक स्टेटमेंट है आयनिक सॉलिड्स हार्ड और ब्रिटल होते हैं. दूसरा स्टेटमेंट है मॉल्टन स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं. राइट. इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो दोनों करेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. आयनिक सॉलिड हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे. और ये बात भी सही है कि मॉल्टन स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स हैं दीज विल बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे जो आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं और उनका मोशन या मूवमेंट हो सकता है जिसके थ्रू कंडक्शन पॉसिबल है. राइट. बट अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाली बात आती है. क्या ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या वास्तव में असर्शन करेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है रीजन से? तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जो असर्शन है वो रीजन से करेक्टली एक्सप्लेन नहीं. राइट. यानी यहाँ के ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो यहाँ के ऑप्शंस में हमें दिखाई देगा कि जो कंडीशन करेक्ट है दैट इज दिस वन, बी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड जो सिचुएशन है करेक्ट तो है, लेकिन रीजन असर्शन के लिए नहीं लिखा गया. दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और इस तरह के सवालों में आप सबसे ज्यादा गलती करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि लगता है कि जब आपस में कनेक्टेड है तो फिर एक्सप्लेन तो हो ही रहा हो. तो इस तरह की चीज से बच के रखें. ये सवाल मैंने इन पर्टिकुलर इसीलिए डाला है, इतने मिलते जुलते स्टेटमेंट हैं. यहीं में अगर इन दोनों स्टेटमेंट को उल्टा कर दे, मॉल्टन स्टेट में आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये असर्शन बना देता, और आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल अगर ये रीजन बना देता, तो क्या आंसर में कोई अंतर आता? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे से एज सच कनेक्टेड नहीं है. अगर यहाँ कहीं स्ट्रक्चर की बात हो रही होती, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उनकी बात हो रही होती, तो आंसर में डिफरेंस आ सकता था. बट ऐसी सिचुएशन नहीं है. तो अगर मैं असर्शन को रीजन और रीजन को असर्शन भी बना देता हूं, उस पर्टिकुलर केस में भी आंसर भी ही करेक्ट हो. राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. The packing efficiency of HCP and FCC arrangement is equal. बिल्कुल सही बात है. In both the packings, each sphere is surrounded by 12 other spheres. ये बात भी सही है. अब यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर हम इक्वल वाली बात कह रहे हैं, अगर हम ये वाली बात कह रहे हैं कि बोथ आर इक्वल, देन हम उस इक्वालिटी को जस्टिफाई भी करें. हाँ भाई, दोनों ही पैकिंग्स में सेम सिचुएशन है. ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 अदर स्फीयर्स. राइट. तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है नीचे वाला सेंटेंस. राइट. इट इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम बोलेंगे द करेक्ट आंसर इज राइट. Now we move on to the next question. Again, यहाँ जो situation है that is related with free electrons. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सवाल में वही चीजें बताई हुई हैं. Certain cases में जो metals होते हैं इनमें characteristic color और लश्यर हमें देखने को मिलता है. Right? अब metal का characteristic color, ठीक, इन जनरल दिमाग में रखिए दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कंपाउंड में होगा
एक तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और दूसरा कलर्ड। तो सीधी सी बात है कि जो कलर है इट इज एसोसिएटेड विद फ्री इलेक्ट्रॉन। एसर्शन में कलर की बात कही गई है और रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कही गई है। सिंपल। यहां भी जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी this one. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Right? तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि किस केस में हम ए आंसर रखेंगे, किस केस में बी आंसर रखेंगे, और किस केस में फिर सी और डी तो हमारे लिए इजी, अगर हमें स्टेटमेंट पता है तो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज जिंक ऑक्साइड में एक्सिस Zn2 plus ions are present in the interstitial sites. It is the assertion. The reason is metal axis crystals have either missing cations or anions in their interstitial sites. ठीक है, एक बहुत हल्की सी ट्रिक यहाँ पर है, और वो जो ट्रिक है वो आपकी समझ में आनी चाहिए कि जो मेटल एक्सिस क्रिस्टल्स हैं, इन मेटल एक्सिस क्रिस्टल्स से कैटायंस मिस नहीं होते। एनायंस मिस हो सकते लेकिन कैटायंस मिस नहीं होते। दैट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है जबकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट? इस पर्टिकुलर केस में भी जो आंसर होगा दैट इज सी, द assertion is correct and the reason is incorrect. राइट? तो होप आपको समझ में आया होगा कि एमसीक्यूज केमिस्ट्री में और इन पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट में कैसे टैकल करने हैं। सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए मैं फिर आपको बोलूंगा कि जिस रूम में आप बैठते हैं उसको एक क्यूब, एक सॉलिड की तरह से विजुअलाइज करें। उसके कॉर्नर्स पे एटम रखे हैं, उसके सेंटर पे एटम रखा है, या उसके फेसेस कितने हैं, ये सारी चीजें आपको अपने आप विजुअलाइज हो जाएंगी। एक छत है, एक फ्लोर है और 4 वॉल्स हैं। इन टोटल 6 फेसेस हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होगा, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होगा, या एज सच सिंपल क्यूबिक कैसा होगा, इन सब का आइडिया आपको प्रॉपर वे में हो जाएगा। राइट? जल्दी लौटूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक? तब तक थैंक यू। साथ ही एक चीज याद रखिए, इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के साथ एक लिंक आपको मिलेगा अगर आप नीचे देखेंगे। राइट? जहां पर केस स्टडीज सॉलिड स्टेट से रिलेटेड उनका लिंक होगा। राइट? तो उससे आप केस स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आप जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। सॉलिड स्टेट को किस तरह से आपको ग्रिप करना है ये मैंने आपको बता दिया, और केस स्टडीज आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं सो दैट ये जो चैप्टर है ये अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाए। तो जब तक नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।